सौम्या मैम। तो जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो सभी के सभी बच्चे लोग। कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त, एकदम पढ़ाई चल रही है जबरदस्त। प्रिया, नंदनी, तौसिफ। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है पता है ना? ऐसा तो नहीं है कि नाम नहीं याद है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और चैप्टर का नाम नहीं पता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम, ये हमारे चैप्टर का नाम है मैम। प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट जिसमें पैसा किसका हो? प्राइवेट लोगों का हो। सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया? जो सरकार के अंडर में आ रहा हो। और भूमंडलीय का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बिजनेस कई देशों में चल रहा हो उसे कहते हैं भूमंडलीय, ग्लोबल। ठीक है, तो बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने आप लोगों को मुख्यतः 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से होते हैं? विभागीय उपक्रम होते हैं, है ना, विभागीय उपक्रम होते हैं। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बाद मैंने आपको दूसरा लिखवाया था, वो क्या था? वैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा होता है वो सरकारी कंपनी होता है। ये तीनों क्या मिलकर के बनाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र बनाते हैं, पब्लिक सेक्टर बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर में हम लोगों ने कल जो सेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? आवाज कम आ रहा है मेरा? अच्छा ठीक है, एक बार आवाज बढ़ा देते हैं, फुल पे करवा बढ़े। गुड इवनिंग बच्चा। क्या पढ़ रहे थे? हमने आपको विभागीय उपक्रम पढ़ाया था कल। क्या पढ़ाया था? विभागीय उपक्रम यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें कि सरकार पूरा पैसा लगाती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आ रही है मेरी आवाज? अब जिनको नहीं आ रही होगी, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हमें आ रही है बारे में। और इसमें हम लोगों ने इसके लाभ को और इसकी सीमाओं को और इसके अर्थ को जान लिया था। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ ली थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा याद तुम लोगों को होगा कि इसमें सरकार पैसा लगाती है, सरकार प्रबंध करती है, सरकार नियंत्रण करती है, सरकार देखती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे डाक विभाग हो गया, और सरकार ही इसका अस्तित्व और सरकार का अस्तित्व सेम ही होता है। मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अधीन ये वर्क करती है। हर एक विभाग उपक्रम के एक अलग अलग मंत्रालय बनाए जाते हैं। हर एक विभागीय उपक्रम का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक विभाग का मंत्रालय होता है, जो मंत्रालय इससे संबंधित नियम बनाता है, रूल्स बनाता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने की थी। वेरी गुड। अभी हमने ये भी देखा था कि इसमें जो पैसा लगता है वो सरकार की तरफ से लगता है। मतलब मंत्रालय में बजट पास किया जाता है और बजट जो होता है उसी बजट से इनका सारा काम चलता है। मतलब इन्हें जनता से पैसा लेना नहीं पड़ता है, जनता से उधार नहीं लेना पड़ता है, ये सरकार से पैसा लेती हैं। और विभागीय उपक्रम में जो भी रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट होती है वो कहाँ जाती है? सरकारी खजाने में चली जाती है। यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं। और इसका जो हेड होता है, विभागीय उपक्रम का जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो एक आईएएस ऑफिसर कैडर का होता है, एक सिविल सर्वेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी। कुछ लाभ हमने पढ़े थे कि विभागीय उपक्रम जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंटेबल होते हैं, मतलब सार्वजनिक हितों के लिए काम करते हैं, पार्लियामेंट के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार, सार्वजनिक हित के जो काम होते हैं वो विभागीय उपक्रम के माध्यम से कराए जाते हैं। लेकिन कुछ सीमाएं भी थी। सीमाएं क्या थी? जैसे डिले इन डिसीजन होता है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटी करने पड़ते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार पाया जाता है, लाल फीता शाही यानी फाइलें जो है वो पड़ी रहती हैं, काम होता नहीं रहता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं, जैसे रेलवे की सर्विस अच्छी नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि बेटा रेलवे का जो किराया है वो अगर तुलना करोगे तो वो तो बहुत ही वाजिब किराया होता है, और इतने कम किराए के पर आप हर जगह घूम लेते हो, हर जगह रेल लाइनें बिछ गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं
वैधानिक निगम। वैधानिक निगम जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा टाइप होता है। वैधानिक निगम का एक अलग नाम भी होता है, इसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक निगम भी बोलते हैं। सार्वजनिक निगम या वैधानिक निगम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं या पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा? इसका दूसरा नाम है सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम। अब ये क्या होते हैं, इनकी स्थापना कैसे की जाती है और इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, वैधानिक निगम भी क्या है, पहले तो ये समझ लो, वैधानिक निगम क्या है बेटा? पीएसयू ही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट ही है। पहली बात, मतलब सरकारी या सरकार के अधीन ही है, सरकार का ही इसमें पैसा लग रहा है और सरकार ही इसका स्वामी है, ये मान के चलो, सरकारी स्वामित्व ही इनमें भी पाया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इस निगम का मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। यानी संसद में, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और उस स्पेशल एक्ट के अनुसार इस तरह के वैधानिक निगम की स्थापना की जाती है। संसद में जैसे कि मान लो एलआईसी जो है, एलआईसी क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम। ये जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है बेटा? इसको कैसे बनाया गया? इसको एक स्पेशल एक्ट, एलआईसी एक्ट पास किया गया संसद में और इस एक्ट में एलआईसी कैसे काम करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, ये सब लिखा हुआ है। इस एक्ट को पास कर दिया गया, ठीक है, संसद में सारे मंत्रियों ने इसमें को पास कर दिया, ये एक्ट बन गया। और जब ये एक्ट बन जाता है तो उसी एक्ट के तहत एक कह सकते हो वैधानिक निगम की स्थापना हो जाती है। यानी एलआईसी की स्थापना हो गई एलआईसी एक्ट के द्वारा, और ये एक्ट कहाँ पास किया गया था? संसद में पास किया गया था। तो एलआईसी क्या हो गया? एलआईसी एक प्रकार का वैधानिक निगम हो गया, सार्वजनिक निगम हो गया, जो कि पीएसयू है, एक प्रकार से पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलो, तो इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद में या विधानसभा में एक स्पेशल एक्ट, विशिष्ट अधिनियम को पास करके की जाती है। जबकि विभागीय उपक्रम की स्थापना कैसे हो रही थी? उसकी स्थापना मंत्रालय के द्वारा हो रही थी, यानी मिनिस्ट्री के द्वारा हो रही थी। जबकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें संसद में एक स्पेशल एक्ट, एक कानून निकाला जा रहा है और उस एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलो, इसके बाद देखो बच्चा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वैधानिक निगम होते हैं। एलआईसी का जैसे मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आप लोगों को। जहां जहां निगम लास्ट में दिख जाए तुम लोगों को, निगम यानी कॉर्पोरेशन जहां जहां तुम्हें नजर आ जाए, वो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वैधानिक निगम है। वो कौन कौन सा है भैया? भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय रिजर्व बैंक भी है, आरबीआई भी है, आरबीआई हो गया, जीआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। ये सब क्या है? ये सारे के सारे वैधानिक निगम कहे जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये भी क्या है? ये भी वैधानिक निगम है। और ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी भी आपका वैधानिक निगम है, यानी एक तरह से सरकारी क्षेत्रों में आता है ये सारा। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसके? सार्वजनिक निगम के। इसके बाद देखो बच्चा, अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक निगम की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, क्या होती हैं पर्टिकुलर इसकी फीचर्स या विशेषताएं। तो ये देखो, स्थापना कैसे होती है। इसकी स्थापना उतनी सरल नहीं है जितनी सरल विभागीय उपक्रम की थी। ठीक है, इसकी स्थापना करने के लिए पहले तो संसद में एक स्पेशल एक्ट पास करवाना पड़ता है, एक विशिष्ट अधिनियम पास करवाना पड़ता है, और जब वो अधिनियम पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तब उस अधिनियम के अप्रूवल के बाद किसी वैधानिक निगम की स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना संसद में अथवा राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो थोड़ा स्थापना उतना भी सरल नहीं है। ठीक है, स्वामित्व की यदि हम बात करें कि अगर ओनरशिप की बात करें तो ओनर किसे माना जाएगा? ओनर माना जाता है सरकार को।
ठीक है, ओनर किसको माना जाता है? सरकार को माना जाता है इनका। तो निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं। अगर मैं प्रबंध की बात करूं, मैनेजमेंट कौन देखता है? मैनेजमेंट का मतलब समझते हो ना? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम कौन देखता है, काम कौन करवाता है, यहाँ पर डिसीजंस कौन लेता है। तो सरकार तो डिसीजन लेगी नहीं, सरकार में एक व्यक्ति तो डिसीजन लेगा नहीं। सरकार क्या करती है? कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, ठीक है, कुछ ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, उनको नियुक्त करती है, जो कि वहां पर जाकर के मैनेजमेंट का काम देखते हैं वैधानिक निगम में। तो निगमों का प्रबंध सरकार के द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड संचालकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है। ये डायरेक्टर क्या होते हैं? एक प्रकार से हेड होते हैं। किसके हेड होते हैं? किसी वैधानिक निगम के। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद और विशेषताएं क्या है? वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग, मतलब पैसा इनको कहाँ से मिलता है? तो पैसा तो सरकार की तरफ से मिलता ही है, सरकार से ये अनुदान ले ही सकती हैं, सरकार से ये फंड ले सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ बेटा इनको एक और मजेदार बात ये है कि जनता से भी ये लोन ले सकती हैं, उधार ले सकती हैं, जनता से भी ये डिपॉजिट ले सकती हैं। उनको एक प्रकार से जनता से क्या करती, जनता को एक डिपॉजिट इशू करती हैं, जिसे खरीद करके ये पैसा प्राप्त कर सकती हैं जनता से। तो जनता में भी इनमें निवेश कर सकता है। तो इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो इन्हें जनता के से भी उधार लेने का अधिकार होता है। ये याद रखिएगा बच्चा बच्ची। आराम, जैसे उसमें क्या था, विभागीय उपक्रम में, विभागीय उपक्रम में जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं वो जनता से लोन नहीं ले सकती हैं, जबकि वैधानिक निगम जो है वो जनता से लोन ले सकता है, उधार ले सकता है। कैसे उधार लेगा? पब्लिक डिपॉजिट इशू करके। एक प्रकार से पब्लिक डिपॉजिट एक प्रलेख होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये इशू करते हैं और जनता इनको पब्लिक डिपॉजिट खरीदती है। तो इस प्रकार से इनका जो उधार होता है, इनका जो लोन होता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं और विशेषताओं की। नियुक्तियां, नियुक्तियां कैसे होती हैं यहाँ पर? नियुक्तियों का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो वर्कर, जो लोग यहाँ काम करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? पहली बात बेटा, इनका अपना स्पेशल बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड होता है। जैसे LIC जो है उसका अपना ही एक रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया निकलती रहती है समय समय पर। अगर आपको LIC में जॉब करनी है तो आपको LIC के वेबसाइट में जाकर के वहां पर देखना पड़ेगा कि वैकेंसी है या नहीं है। तो स्पेशल बोर्ड होता है, इनका खुद का भर्तियों का बोर्ड होता है और ये अपनी भर्तियां खुद से निकालते हैं और खुद ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और इस तरह से यहाँ पर लोग जाते हैं और जॉब करते हैं। तो कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के लिए निगमों के स्वयं के नियम होते हैं, अपना खुद का इनका बोर्ड होता है, अपना खुद का इनका रूल होता है। सेवा शर्तें होती हैं इनकी, अपने खुद के इनके कंडीशन होते हैं। संचालन मंडल द्वारा ये निश्चित की जाती हैं ये शर्तें। और निगमों के कर्मचारी विभागीय उपक्रम की भांति सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। मतलब जो रेलवे में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको तो हम लोग गवर्नमेंट वर्कर बोलते हैं, सरकारी वर्कर बोलते हैं। लेकिन बेटा जो ये LIC में या जो आपके आपके RBI में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जाता है, ये सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका खुद का सिलेक्शन बोर्ड है, इनके खुद के नियम है, खुद के रेगुलेशंस है, खुद की कंडीशन है, खुद का इनका वेज सिस्टम है, मजदूरी दर है, इनका सैलरी अलग अलग तरीके से देते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो एम्प्लॉय भी होते हैं वो भी सरकारी एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। तो दिमाग में ये जरूर डाल लेना कि LIC में जो लोग काम कर रहे हैं या जो RBI में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो बच्चा, अगर और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ आता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व इनका होता है क्योंकि एक स्पेशल एक्ट पास करके इनका जन्म हो रहा है, इनको बनाया जा रहा है।
तो ये सरकार से अलग भी है एक तरह से। मतलब ऐसा नहीं है, वहां पर क्या था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कि सरकार पर केस हो जा रहा है, एक तरह से मंत्रालय पर केस होगा, आप डायरेक्ट रेलवे पे केस नहीं कर सकते हो, या डायरेक्ट रेलवे जो है वो अपने नाम से कोई संपत्ति खरीद नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है सार्वजनिक निगम में। सार्वजनिक निगम में पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इनका, और ये अपने नाम से कोई संपत्ति खरीद सकती हैं। इन पर केस किया जा सकता है अगर इन्होंने कुछ ही फ्रॉड किया है तो, और ये भी किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती हैं। तो इनका खुद का एक अस्तित्व होता है जो कि गवर्नमेंट से अलग होता है। ठीक है, तो इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात, ठीक है बेटा, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं और अन्य पक्षकारों से ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने नाम से। इन पर मुकदमा भी किया जा सकता है और ये भी थर्ड पार्टी पर मुकदमा यानी केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं इनके साथ होती हैं। थोड़ी सी फ्रीडम भी इनको ज्यादा होती है। अगर हम बात करें विभागीय उपक्रम की तुलना में इनको ज्यादा फ्रीडम होती है अपने तरीके से काम को करने की। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए बच्चा, प्रशासनिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, इसी चीज की मैं बात कर रही थी जस्ट आप लोगों के सामने, कि क्या ये अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो निगमों में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऑन पेपर तो लिखा हुआ है कि इनको फ्रीडम है, ये अपने तरीके से काम कर सकते हैं। इनके जो संचालक मंडल हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, इतना फ्रीडम होता है कि बिना सरकार की अनुमति के ये डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन बच्चा एक्चुअल में रियलिटी क्या है उसको तो आप बाद में देखोगे। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ ऑन पेपर लिखा है, एक्चुअल में ऐसी कोई फ्रीडम होती नहीं है इनको। एक्चुअल में कहीं ना कहीं सरकार का स्वामित्व है, सरकार का कंट्रोल है, सरकार का भी इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगा रहता है, तो सरकार इन पर नियंत्रण तो कसती ही है। इनमें इतनी ज्यादा फ्रीडम या ऑटोनोमी नहीं है कि ये अपने डिसीजन पूरी तरह से कंप्लीटली ले सकें। बट यस, अगर मैं तुलना करूं विभागीय उपक्रम से तो यस, उससे तो ज्यादा फ्रीडम इनको मिलती है। इसके बाद देखिए, अगर इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मैं कुछ लाभ या मेरिट बताना चाहूं तो बता सकते हैं हम लोग। क्या क्या बता सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या लाभ हो सकते हैं सार्वजनिक निगम के या वैधानिक निगम के। संचालन में स्वतंत्रता, पहला तो ये आ गया बच्चा, ऑटोनोमी इन ऑपरेशन। संचालन में, क्योंकि इनके जो संचालन में कौन डायरेक्टर लोग देख रहे हैं और ये अपनी फंडिंग खुद से भी कर रहे हैं, अपना पैसा खुद से भी जुगाड़ लगा रहे हैं, तो इनको पेपर पर इतनी फ्रीडम होती है कि ये डिसीजन अपने से ले सकते हैं ऑन पेपर। ठीक है, तो सार्वजनिक निगमों के संचालन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा लिखा गया है पेपर में। ये पहली मेरिट या लाभ हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्या है, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अनावश्यक औपचारिकताओं एवं लाल फीताशाही न होने के कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। बच्चा इसमें संचालक मंडल आसानी से खुद से डिसीजन ले सकता है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिस वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग यानी जल्दी निर्णय लिए जा सकते हैं। ये भी एक फायदा हो गया। ठीक है, अच्छा तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो भाई। लाल फीताशाही का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, लाल फीताशाही बताइए जल्दी से, टाइप करिए। और इसका क्यों देखा लिखा गया है कि लाल फीताशाही यहाँ नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। लाल फीता बांधना, यही मतलब है लाल फीताशाही। औपचारिक और फीताशाही का मतलब मैम क्या होगा। हाँ, मैं यही तो आप लोगों से पूछ रही हूँ अभी। लाल फीताशाही मैंने कल वाले सेशन में आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म नहीं पता है, अच्छा नहीं पता है, नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं पता है। रजिस्टर रखे रहना है, अच्छा। और क्या है, लाल फीता से बंधा हुआ फाइल। वेरी भैया, दूसरे दफ्तर वाले अभी दूसरा दफ्तर दूसरा विभाग अभी अप्रूवल नहीं दिया है, तो दूसरे विभाग पे दूसरे फाइलें नहीं पहुंचेंगी। तो लाल फीताशाही का मतलब होता है कि बहुत अत्यधिक काम का बोझ बना रहता है,
फाइलें जो हैं वैसे ही पड़ी रहती हैं, लाल फीते में बंधी रहती हैं, काम नहीं हो रहा होता है, डिले इन वर्क हो रहा होता है, कामों में देरी हो रही होती है। बहुत सारे सरकारी दफ्तर में ये पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी, अब ये मतलब होता है लाल फीता पहन करके मत घूमना। लाल फीता शाही का मतलब ये नहीं होता है। लाल फीता शाही का मतलब होता है डिले इन वर्क, कामों में देरी। फाइलें जो हैं वो पड़ी रहती है टेबल पर सरकारी दफ्तरों में, ये मतलब होता है। हाँ, अब याद आ गया, पहले भूल गए थे क्योंकि पहले सारा यहाँ पर कमेंट बाजी चल रहा है। तुम लोगों का कमेंट बाजी इतना है और गवर्नमेंट के नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होते बहुत ज्यादा। तो ये भी एक मेरिट हो गया कि शीघ्र निर्णय हो जाते हैं क्योंकि लाल फीताशाही नहीं होती है और औपचारिकताएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होते बहुत ज्यादा, काम में देरी नहीं हो पाती है। इसके बाद देखिए कुशल प्रबंध, कुशल प्रबंध पाया जाता है। प्रबंध का मतलब जानते हो? प्रबंध का मतलब होता है काम लोगों से कराना, मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। तो इस तरह के वैधानिक निगम में बहुत अच्छा मैनेजमेंट पाया जाता है। क्यों मैनेजमेंट अच्छा होता है? पहले तो देखो बेटा, जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक होते हैं, जो कि गवर्नमेंट जिनको नियुक्त करता है, पहले तो वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, अनुभवी होते हैं। साथ ही साथ जो जीआईसी हो गया, एलआईसी हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये प्रोफेशनल्स मैनेजर्स को हायर करते हैं, मतलब पैसा दे करके ये मैनेजर्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये जो मैनेजर है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम को करते हैं। ठीक है, तो काम या वर्क जो होता है वो अच्छे तरीके से स्मूथली हो जाता है। तो निगमों के संचालक मंडल में सरकार के द्वारा श्रमिक व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पेशेवर प्रबंधक, प्रोफेशनल मैनेजर जो अच्छी खासी डिग्री लेकर के आए हुए हैं, को भी मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता है बेटा, पर्याप्त वेतन मिलता है, सैलरी दी जाती है। ठीक है, वह अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिसका कि रिजल्ट क्या होता है? जिसका रिजल्ट होता है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, यहाँ का जो प्रबंध होता है वो कुशल होता है, एफिशिएंट होता है, ज्यादा कह सकते हो कि बहुत अच्छे से काम करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं यहाँ काम करने वाले, उनका जो वेतन होता है वो भी अच्छा खासा होता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इस वजह से एफिशिएंट मैनेजमेंट पाया जाता है। इसके बाद बेटा और क्या मेरिट है? समाज सेवा उद्देश्य। समाज सेवा उद्देश्य इनका होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं, सरकार के अंडर में आते हैं। और सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज का सेवा करना, यानी ऐसी चीजें प्रोवाइड करना, ऐसी वस्तु देना, ऐसी सहायता देना जिससे कि समाज का हित हो सके। तो ये वाला भी मेरिट यहाँ पर पाया जाता है कि समाज सेवा निगमों का मुख्य होता है उद्देश्य, और लाभ जो होता है वो सेकेंडरी उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए निगमों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर या तो लाभ लिया ही नहीं जाता है या नाम मात्र का लाभ लिया जाता है। मतलब ये सर्विसेज जो होती हैं वो बहुत ही, आप कहते हो, नॉमिनल रेट पर उपलब्ध हो जाती हैं। लाभ की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर नहीं होता है, जितना कि प्राइवेट सेक्टर में देखा गया है। इसके बाद देखिए, समाज के हितों की सुरक्षा करते हैं भाई। निगम अपनी गतिविधियों के लिए संसद में या राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। जवाबदेही से बचने के लिए निगम जनता के धन का अधिकतम क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं। परिणामतः समाज के हित का सुरक्षित रहते हैं। बेटा ये जो कॉर्पोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सरकार का इसमें पैसा भी लगता है, सरकार से भी पैसा लेते हैं ये, और इन्हें जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में, संसद में, कि इनका काम कैसा चल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये हमारे प्रति, यानी हम जनता के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। ये कोई भी धन या कोई भी पैसा का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, अपनी फंडिंग का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, इन्हें सही से काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये इनका एक लाभ है कि सामाजिक जिम्मेदारी इनकी बढ़ जाती है और सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैम आप बता दे रही हैं कि ये जो
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हमें दे रहे हैं। लेकिन भाई इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो फिर सब जगह क्यों नहीं सार्वजनिक क्षेत्र कर दिया जाए? हर एक सेक्टर को क्यों नहीं फिर गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया जाए? क्यों प्राइवेट सेक्टर के हाथों में अभी भी चीजें हैं? अगर सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र इतना ही बढ़िया काम कर रही है, इतना ही अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो फिर तो जितने भी अंडरटेकिंग है, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी चीजें हैं, सबको सरकारी क्षेत्र में कर देना चाहिए, है ना? फिर सरकार ये खुद क्यों कह रही है कि स्टार्टअप करो? सरकार खुद ये क्यों कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर आए इंडिया में, प्राइवेट हैंड्स में काम जाए? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम भी ज्यादा पैसा दे करके अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं, है ना? हम भी कभी कभी जब हमारी अर्निंग ज्यादा हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी वाला सामान लें, क्वालिटी वाला सेवा लें। तो हम क्वालिटी पर देखते हैं ना। अगर सरकार इतनी अच्छी क्वालिटी हर चीजों में दे रही होती तो फिर हम सरकारी क्षेत्रों को ही ज्यादा प्रेफर करते। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है क्वालिटी में। क्वांटिटी देने के चक्कर में, या ये कह सकते हो कि सामाजिक सेवा करने के चक्कर में, कभी कभी गुणवत्ता जो होती है, जो क्वालिटी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो कम हो जाती है। और सरकार पर भी बहुत बेटा बोझ होता है। सरकार पर भी बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारे समाज कल्याण का बोझ होता है। सरकार भी नहीं चाहती कि वो इतना बोझ ले सके, इसीलिए वो क्या करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। क्यों प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को प्रमोट कर रही है, उनको लोन दे रही है या उनको सहायता दे रही है, सब्सिडीज दे रही है? इसीलिए ताकि उसका बोझ कम हो सके, बर्डन कम हो सके। ठीक है, तो इस वजह से भी सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं, या सरकार जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, प्राइवेट होल्डिंग्स को या प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि कुछ तो सीमाएं हैं, कुछ तो हानियां हैं। और वो हानियां क्या हैं? वो हानियां सार्वजनिक निगम की सीमाएं जो है, वो पहला सीमा क्या है, अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता। जैसे देखो बच्चा, हमने तो ये बताया था आप लोगों को ना अभी मेरिट में कि इनको संचालन का यानी काम करने का इनको फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता होती है अपने तरीके से, लेकिन ऑन पेपर ओनली, मतलब कागज में। एक्चुअल में क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता है। इनके डायरेक्टर्स को भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन्फॉर्म करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो फिर ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता होती है। ये कहना कि निगमों को संचालन में स्वतंत्रता होती है मात्र थ्योरी में है, लिखित तौर पर है। एक्चुअल में, वर्तमान में, वास्तव में इसमें पूरा सरकारी हस्तक्षेप रहता ही रहता है, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा जो इसका डीमेरिट है, प्रतियोगी भावना की कमी। प्रतियोगी भावना की कमी यहां पर भी पाई जाती है, जैसा कि आप लोगों ने विभागीय उपक्रम में देखा था। कंपटीशन को फेस करके आगे निकलने की भावना इनमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? प्रतियोगिता की कमी, वह मुख्य उद्देश्य लाभ न होने के कारण ये अपनी गतिविधियों में लापरवाही करते हैं, इससे हानि की संभावना बनी रहती है। अच्छा एक चीज बताओ, हो सकता है तुम में से, तुम लोग अगर यूपी बोर्ड से होगे तो यूपी बोर्ड में बहुत सारे सरकारी स्कूल भी होते हैं, है ना? सरकारी स्कूल में भी आप लोग, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे जो उनके घर के आसपास होंगे। अगर तुम लोग खुद ही बताओ मुझे, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आप पढ़ते हो, वहाँ के जो स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं बेटा, वो बहुत मतलब अच्छा एग्जाम पास करके आए हुए होते हैं। वो अपने स्टेट का एग्जाम पास करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद उनको नौकरी मिलती है और वो टीचर बन के आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको नॉलेज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनकी नॉलेज पर कोई उंगली उठा दे। बट जैसे उनको नौकरी मिल जाती है और कुछ साल वो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा, फील किया होगा, या शायद ना भी किया हो, कुछ टीचर्स अलग होते हैं, लेकिन जब हमारे टाइम में, मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता था कि जब वो सरकारी टीचर बन जाते थे तो फिर उनको लगता था यार क्या करना है, ठीक है बच्चों को दे देंगे, बच्चे पढ़ लेंगे अपने से, या क्या मेहनत करनी ज्यादा, वो नहीं करते थे।
वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी सैलरी फिक्स है, उनका वेतन फिक्स है, उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनको टॉप स्कूल्स में कोई कैडर नहीं मिलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा, ना तो कोई ऐसा बोर्ड ऑफिस है जो आकर के उनका स्कूल का बहुत प्रशंसा कर देगा, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे स्कूल के टीचर्स हों। तो एक मेंटलिटी कहते हो, एक मानसिकता जो होती है वो आ जाती है ना? एक मानसिकता बेटा आ जाती है। सही कह रहे हो। नॉलेज होता है उनके पास, बिल्कुल होता होगा, लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं या मेहनत नहीं करना चाहते, या ये सोचते हैं कि उनकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उनको इनाम नहीं मिलेगा। वो अगर मेहनत करेंगे भी तो उनको ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल से या किसी यूपी बोर्ड से कोई ऐसा प्रशंसा पत्र नहीं मिलेगा अलग से। तो फिर हम क्यों करें? सेम चीज जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र देख लोगे ना, जहां भी सरकारी चीजें आ रही हैं, सेम भावना आ जाती है कि हमें तो आगे निकलना नहीं है, हमें तो लाभ कमाना नहीं है, हमें तो ज्यादा लाभ मिलने वाला है नहीं, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें, है ना? तो प्रतियोगी भावना की कमी आ जाती है। उन्हें दूसरे स्कूल को compete नहीं करना है, तो आपके टीचर्स क्यों ज्यादा मेहनत करें? नहीं करते हैं। लेकिन अब ये सही है कि गलत है, उस पे तो बात अलग ही है, क्योंकि एज अ टीचर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको ईमानदारी करनी चाहिए, चाहे आप जहां भी हो, चाहे एक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे आप सरकारी स्कूल में हो, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में हो। आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको ईमानदारी करनी चाहिए। वो अलग बात है कि उस ईमानदारी को कितना पसंद किया जा रहा है या कितना नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, तो वर्कर हो चाहे संचालन मंडल हो, वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम नहीं करते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, और सीमा अगर हम बात करें तो सेवा उद्देश्य को अनदेखा कर दिया जाता है। वैधानिक निगम में बच्चा, वैधानिक निगम में स्पेशली जो होता है कि गवर्नमेंट का तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार का सेवा भावना, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपना प्राइवेट फंड भी इकट्ठा करते हैं, जनता से भी उधार लेते हैं, जनता से भी पूंजी लेते हैं। तो एक प्रकार से इनमें थोड़ा सा लाभ कमाने की भावना प्रबल हो जाती है, इच्छा ज्यादा हो जाती है, ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, ये पीछे से बैक से पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं, इनके संचालक मंडल, इनके प्रबंधन वाले, इनके कर्मचारी लोग, जिस वजह से सेवा जो उद्देश्य होता है वो कम हो जाता है, लाभ कमाना इनका थोड़ा बहुत उद्देश्य हो जाता है, क्योंकि सरकार से सारा का सारा पैसा का अरेंजमेंट ये नहीं कर रहे हैं। तो संचालक मंडल के सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम और व्यक्तिगत हित में अधिक करने लगते हैं। ये अपने क्या करने लगते हैं, अपनी पॉकेट भरने लगते हैं, अपना जेब भरने लगते हैं, ये घूस लेने लगते हैं, ये करप्शन भ्रष्टाचार करने लगते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ कमाना या व्यक्तिगत हित कमाना या व्यक्तिगत हित के लिए ज्यादा काम करने लगते हैं। ठीक है, वो भी गलत है। वो भी गलत है कि आप एक ऐसे ओहदे पर हो, उसके बाद भी आप ये काम कर रहे हो, है ना? सार्वजनिक निगम की उपयोगिता कहाँ उपयोगी है, वैधानिक निगम कहाँ कहाँ उपयोगी है? तो देखो, जहां अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो, कैपिटल की जरूरत हो, वहां पर सरकार की पूंजी या सरकार के पैसे से काम चल सकता है, जनता से भी ये उधार ले सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, वहां पर वैधानिक निगम उपयोगी होते हैं। जहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो, जहां पर सामाजिक सेवा या जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा वरीयता दी जानी हो, वहां पर वैधानिक निगम ज्यादा यूजफुल माने जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो ये दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं धन का या पैसे का, या लाभ कमाने के लिए ही सिर्फ काम नहीं कर सकते हैं, इन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये लाभ कहाँ से इनको मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सार्वजनिक निगम जो है वो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में और वैधानिक, डिपार्टमेंटल में बार बार अंग्रेजी में बोल रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा, विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम और सार्वजनिक जो निगम है या वैधानिक निगम है, उसमें अंतर क्या है? तो अंतर तो एक मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि वैधानिक निगम जो है वो पूर्णतः क्या है, सरकारी क्षेत्र में है, और पूर्णतः इसमें कंट्रोल जो है वो सरकार का है, मंत्रालय का है। इसकी स्थापना कैसे हो रही है, मंत्रालय के द्वारा हो रही है।
जबकि वैधानिक निगम की स्थापना कैसे हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है विशेष अधिनियम पास करके, एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके वैधानिक निगम की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करें इसके एम्प्लॉय की, तो विभागीय उपक्रम के जो एम्प्लॉय होते, वर्कर जो होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जबकि वैधानिक निगम में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फंडिंग की या पैसा या वित्त व्यवस्था की, तो वैधानिक निगम की जो वित्त व्यवस्था होती है वो जनता से भी कर सकते हैं और सरकार से भी ले सकते हैं, जबकि विभागीय उपक्रम की जो पैसा आता है वो कैसे आता है? बजट पास करके आता है, मतलब पूरा पैसा सरकारी खजाने से आता है। ठीक है, अगर मैं फ्रीडम इन ऑपरेशन की बात करूं कि कहां पर संचालन ज्यादा स्वतंत्र है, तो वैधानिक निगम में ज्यादा संचालन स्वतंत्र है, अच्छे से अपने तरीके से लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि विभागीय उपक्रम में बिल्कुल भी फ्रीडम इन ऑटोनोमी नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी डिसीजन लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, डाउट भी है? क्या डाउट आ गया आप लोगों का? नहीं ये कहते ये है हम लोग लेते अभी ना होता ऐसा पर डिपेंड करता है कि है कितने उधार है, गोल्ड है, ओनर आता है, या बताइए मुझे, भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के डैश प्रारूप का उदाहरण है। भारतीय रेलवे कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का? विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनी या उपयुक्त में से कोई नहीं? पोल लगा रही हूं, आंसर करिए, बताइए। का बैकलॉग लगा हुआ क्या होगा? विभागीय उपक्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, तो भारतीय रेलवे जो है वो क्या है? वो मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा अधीन काम करता है, मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है विभागीय उपक्रम। तो राइट आंसर क्या है? ए है। 70%, वेरी गुड। ठीक, सार्वजनिक उपक्रमों के हैं, बताओ। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के किस प्रारूप का उदाहरण है? बताइए। एफसीआई जो है वो कौन से प्रारूप का में आएगा? सरकारी कंपनी में, विभागीय उपक्रम में, सार्वजनिक निगम में या उपयुक्त में से कोई नहीं? अभी आप लोग ऑप्शन सी होगा मैम। अच्छा, बिल्कुल आप राइट हो बेटा। सार्वजनिक निगम या वैधानिक निगम, क्योंकि एक तरह से समझ लो निगम वर्ड आ गया है तो हमने निगम से भी पकड़ सकते हैं इसको, यहाँ पर भी निगम, यहाँ पर भी निगम। ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। और हमारे 63 शक्तियां एवं उद्देश्य किस प्रकार परिभाषित? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक निगम की शक्तियां एवं उद्देश्य किस प्रकार परिभाषित होते हैं? कंपनी अधिनियम के द्वारा, विशेष अधिनियम द्वारा, साझेदारी अधिनियम के द्वारा या उपयुक्त में से सभी के द्वारा? मतलब एक जो वैधानिक निगम होता है, सार्वजनिक निगम जो होता है, जिसको कि संसद में अधिनियम पास करके बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर आप बताइए मुझे कि वो कौन सा अधिनियम होता है? कंपनी अधिनियम द्वारा, विशेष अधिनियम के द्वारा, साझेदारी अधिनियम द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये होगा बेटा विशेष अधिनियम के द्वारा, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके इनको बनाया जाता है। एक विशेष अधिनियम जो कि एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट वैधानिक निगम से संबंधित होता है। ठीक, तो ये आएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। और हमारे 44% बच्चे अलग अलग एक्ट जो होते पे गए हैं, सब 46% बच्चे डी पे चले गए हैं। स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास किया जाता है और वही एक्ट
अलग अलग एक्ट जो होते हैं, अलग अलग वैधानिक निगम की शक्तियां, उद्देश्य बताते हैं, नियम बताते हैं। अब बताओ इसको, इसका राइट आंसर करो। संसद में एक विशेष अधिनियम के पारित करके किस उद्यम का निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन को बदल दिया है। अभी जस्ट आपने जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया, बस क्या सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। ये क्या होगा इसका राइट आंसर? सार्वजनिक निगम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, सार्वजनिक निगम होगा। चलो, पोल नहीं लगाया मैंने जानबूझ करके। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जब अधिकतम गोपनीयता की आवश्यकता हो, सेक्रेसी की जरूरत हो, वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्यम उपयुक्त होगा? पब्लिक सेक्टर का कौन सा एंटरप्राइज वहां ज्यादा सुटेबल होगा, जहां सेक्रेसी या गोपनीयता बनाने की ज्यादा जरूरत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ को। लो, कैसे हो जाएगी गोपनीयता, कैसे हो जाएगी? सार्वजनिक निजी साझेदारी। लो, ये देख लो जरा, निजी वर्ड आ गया जहां पर, वहां पर देश की सुरक्षा कैसे हो जाएगी, गोपनीयता कैसे हो जाएगी? निजी में कोई गोपनीयता होती है? प्राइवेट सेक्टर सबको पता चल जाएगा। कम से कम सरकार तो थोड़ा सोच भी सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विभागीय उपक्रम। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, वो क्या देखती है? वो गोपनीयता ही तो बनाती है एक तरह से। देश की सुरक्षा के लिए जहां जरूरत हो, जहां सबसे ज्यादा गोपनीयता की जरूरत हो, वहां पर विभागीय उपक्रम जो कि पूरी तरह से सरकार के अंडर में है, मंत्रालय के अंडर में है, जहां सरकारी खजाने से सब काम किया जा रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा गोपनीयता भी बनाई जा सकती है। तो सी है इसका राइट आंसर। ये देखो, बाप रे, सब डी पे गए हैं। जहां निजी आगे, हाँ, सत्य गायब हो जाए।